हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 29 अक्टूबर। जो आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले कौन सा है, जो अभी रिसेंट में 77th एनिवर्सरी हुई है यूनाइटेड नेशन की, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो एस रिफॉर्म आया है उसके की क्या 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 फाइंडिंग्स हैं, किस बारे में है, तो वो देखते हैं। और अभी जो इंडिया और रशिया का जो ट्रेड था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज के अंदर इजाफा हुआ है। ठीक है, तो किस किस सेक्टर के अंदर इंडिया के क्या क्या कैसे रिलेशन रहे हैं रशिया के साथ में और किन चीज़ों में हमने कितना इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट किया है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा यूनाइटेड नेशन की जो अभी 77th एनिवर्सरी हुई है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों था, ठीक है। 24 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया है 77th एनिवर्सरी यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन है क्या? यूनाइटेड नेशन इज़ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका गठन 1945 में हुआ था। ठीक है, अभी करंटली इसके कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। जबकि जब स्टार्टिंग में जब इसका गठन होने की बात हुई थी तब इसके मेंबर कितने थे? टोटल ओनली 50 मेंबर्स थे। और परमानेंट मेंबर कितने थे? 5, जो कि आज भी 5 ही हैं। ठीक है, और करंटली मेंबर कितने हो गए? 193। ओके, अभी इसके मिशंस और वर्क जो जो भी था, मतलब जो इसका काम था और जो जो इसके मिशंस थे वो किसके थ्रू पूरे किए जाते हैं? जो इसका चार्टर है ना, जो इसका चार्टर है उसके थ्रू जो उसके अंदर प्रोसेस वगैरह दी जाती है, सारे कामकाज उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। बेसिकली ये काम क्या करता है? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, है ना, कि भाई ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है ये। ओके, और डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब जहाँ पे किसी भी तरह की आपदा आ जाती है तो वहाँ पे भी हेल्प करता है। प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्डिंग करता है कि भाई किसी भी तरह की किसी भी कानून की उल्लंघना ना हो। अब हिस्ट्री की बात करें तो इसकी थोड़ी सी, 1899 के अंदर इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे? द होग में, है ना, जो जिसका काम क्या था? टू एलेबरेट इंस्ट्रूमेंट सेटलिंग क्राइसिस, कि भाई किसी भी तरह की क्राइसिस को पीसफुली सेटल किया जाए, है ना, और लड़ाई को भी प्रिवेंट किया जाए। और अगर कहीं पे लड़ाई हो जाए तो वहाँ पे क्या रूल्स रहने चाहिए, कि भाई किस तरह से, भाई आप लड़ाई कर रहे हो तो पब्लिक को वहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा पीस कीपिंग फोर्स होती हैं, ठीक है, जिनके ब्लू कलर के हेलमेट्स होते हैं, तो आपको उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करना। तो इस तरह के कुछ रूल्स बने होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाई जो जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, मोनूमेंट्स होती हैं, वहाँ पे आपको अटैक नहीं करना। तो इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं जो कोडिफाई किए हुए हैं। तो उन चीज़ों को ये देखता रहता है। इट एडोप्टेड द कन्वेंशन फॉर पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, कि भाई जो आपसी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनका कैसे सेटलमेंट किया जाए थ्रू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसने अपना काम कब स्टार्ट किया था? 1902 के अंदर इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। ये कोर्ट किसका फोर रनर हुआ था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, उसकी तर्ज पे इसको बनाया गया था। द forerunner of the United Nations was League of Nations, an organization conceived in the circumstances of First World War, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसको देखते हुए इसको मनाया गया था। कब? 1919 के अंदर, अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, ये याद रखना, है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई 1919 के अंदर कौन सी ट्रीटी के तहत इसको मनाया गया था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी? 1945 में। और इसको कितनी कंट्रीज़ ने रिप्रेजेंट किया था? 50 कंट्री ने। और सभी कंट्रीज़ ने मिलके यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था उसको अपनाया था, उसको साइन किया था। और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को, जो कि कहाँ पे पड़ता है? वो पड़ता है यूएसए के अंदर। The UN Charter of 1945 is the foundation treaty of United Nations as an international organization. ओके, तो अभी जो कंपोनेंट्स थे, ऑल द सिक्स वर एस्टेब्लिश्ड इन 1945 व्हेन यूएन वाज फॉर्म्ड। जब यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुआ था, यूएन का जब फॉर्मेशन हुआ था, तब उसकी ये जो 6 कंपोनेंट्स हैं इनको भी बनाया गया था। ठीक है, यूएनजीए जिसको हम बोलते हैं, यूएन
जी, ये आपने देखा होगा इनकी मीटिंग्स होती रहती थी जब ये यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई ज़्यादा बढ़ती जा रही थी उस टाइम पे। अभी भी होती जा रही हैं, बट उस टाइम पे लोगों को इसका थोड़ा सा पता लगना स्टार्ट हुआ था, जनरल पब्लिक को इसका पता लगना स्टार्ट हुआ था। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग्स होती थी, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यूएन सेक्रेटरीट, तो ये इसके कंपोनेंट है। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो जो फंड्स वगैरह जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो कौन से यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूएनईपी एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, ठीक है। और इसकी कुछ स्पेशलाइज एजेंसीज है जिसके अंदर सबसे पहले क्या आती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और IMF, वर्ल्ड बैंक, मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, टेलीकॉम यूनियन, ठीक है, यूनेस्को, यूनिडो, WHO, UNCTAD, और ये सब यहाँ पे आती हैं। आप है ना एक बार देख लेना, आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस की कौन सी एजेंसीज़ है। तो एक तरह से मैंने देखो यहाँ पे सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर द यूएन्स कंट्रीब्यूशन सो फार, अभी तक इसका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है तो उसके बारे में देखते हैं। इंक्रीमेंट इन द UN मेंबरशिप, कि भाई 1960 से पहले जब डिकोलोनाइजेशन नहीं था तब इसके मेंबर कितने थे, केवल 50 थे। उसके बाद से इसके मेंबर्स डबल हो गए और अभी कितने हैं, 193 मेंबर है, ठीक है। इसने काफ़ी कंट्रीज़ को उनकी फ्रीडम दिलाने में इसका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। और जो इसके पीपल्स हैं, है ना, जो इससे जुड़े हुए हैं, वो किस हर एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है, अपने नेशंस को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, और बेटर सस्टेनेंस में हेल्प करता है। पीस कीपिंग में आपने देखा World War III भी इन्होंने सक्सेसफुली प्रिवेंट कर दी थी कि भाई जो जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे थे उनको अवॉइड किया था। अभी UN के जो मेजर सेटबैक्स रहे हैं इनको, जो भाई जो ये सोच रहे थे और वो ऐसा हुआ नहीं, तो उसमें क्या क्या है, जैसे कि आर्म्स रेस और कोल्ड वार, ठीक है। ऑल्दो World War III हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रिवेंटेड टिल डेट, कि भी आज तक इन्होंने प्रिवेंट तो कर दी, लेकिन वायलेंस और आर्म रेसेस, मतलब जो हथियार जो हर एक कंट्रीज जिसके अंदर काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है उनको बनाते जा रहे हैं ना, उस चीज़ को नहीं रोक पाए, वायलेंस को नहीं रोक पाए, न्यूक्लियर डील्स को नहीं रोक पाए। तो इस तरह की ये लड़ाइयाँ आज भी चलती जा रही हैं। पावर सप्रेसिंग प्रिंसिपल्स, कि भाई the body still continue to see tussle between principle and power. While the hopes of peaceful and just world are represented by UN, the most powerful states are privileged by granting them commanding heights over the international politics via the एंड डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वीटो पावर, कि भाई आप एक तरफ तो आप ये चाह रहे हो कि हम लड़ाइयों को रोक दें, है ना, दूसरी तरफ आप है ना उन 5 नेशंस को क्या दे के बैठे हो, वीटो पावर, कि भाई अगर कोई अच्छा फैसला सुनाना चाहे तो 5 में से कोई भी एक देश आके वीटो पावर लगा के उस चीज़ को हटा देता है। और ऊपर से परमानेंट सीट दे रखी है उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो आज भी केवल 5 ही हैं। 5 मेंबर कंट्री ही इसको क्या करती हैं अभी, जिनके पास सीट है। तो इसको भी आज तक इन्होंने कभी बढ़ाया नहीं। तो इस तरह से भी इनके अंदर जो थोड़ा सा फेथ है वो उसमें कमी आने लगती है कि भाई केवल 5 नेशन को पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्हीं को इतनी पावर दे रखी है, तो ये गलत बात है। या तो आप धीरे धीरे करके इसको भी बढ़ाओ, हर एक को मौका मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपने केवल 5 नेशन को ही पावर दे दी। यहाँ पे देखो, ये बोल रखा है कि जनरल असेंबली के अंदर जो परमानेंट मेंबर है वो केवल आज भी 5 ही है, और होलिस्टिक ग्रोथ के अंदर भी ये काफ़ी लैग करते हैं, ठीक है। अब इंडिया के साथ में क्या सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया एक तरह से फाउंडिंग मेंबर था यूनाइटेड नेशन का, एक तरह से क्या इंडिया ही था, इंडिया भी उसके अंदर शामिल था, जो 50 मेंबर्स जिन्होंने साइन किए थे UN चार्टर के। और ऊपर से सिंस इट्स इंडिपेंडेंस एंड इवन बिफोर दैट इंडिया हैज़ बीन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ऑल द इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय UN लाइक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, कि इस गोल्स के जो यूनाइटेड नेशन जितने भी गोल क्या करता है ना, डिफाइन करता है ना, कि भाई हमको ये गोल्स अचीव करने हैं, तो उसके अंदर इंडिया बढ़ चढ़ के भाग लेता है। जिसमें सबसे पहले क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होने चाहिए, कितने हैं आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा, ये सब इंपॉर्टेंट है।
ये इनके बेसिस पे ना आप काफ़ी अच्छे आंसर राइटिंग कर सकते हो। एंड वेरियस यूनाइटेड नेशंस समिट्स, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। ऊपर से जो पीस को मेंटेन करना, ठीक है, कि भाई जो भी फ्रेंडली नेशंस हैं उनके साथ में अपने अच्छे रिलेशन बना के चलो। अब बात करते हैं इंडिया एंड यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट, ठीक है, परमानेंट नहीं, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर 2 ईयर्स इन जनवरी 2021। 2021 के अंदर भारत को एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में सीट दी गई यूएनएससी के अंदर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब क्या है ना, इसमें क्या है, इंडिया कैन टेक अपॉर्चुनिटी एज एन टू कंसीव लाइक माइंडेड नेशन फॉर फाइटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म। कि भाई जैसे इंडिया टेररिज्म के ऊपर रोक लगाना चाहता है, तो इंडिया भी अब उन कंट्रीज़ के साथ में अपने जो क्या है अपनी सोच को वहाँ पे रख सकता है ना, और लोगों को समझा सकता है कि हमको इसको कैसे रोकना है। और वहाँ पे इंडिया की भी चलेगी, क्योंकि हमको 2 साल के लिए वहाँ पे सीट मिली हुई है, ठीक है। मोरोवर इंडिया शुड आल्सो फोकस अपॉन सिटिंग अपॉन द एपेक्स बॉडी इन फ्यूचर। कि भाई इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर भी वहाँ पे बन जाना चाहिए। तो यहाँ आप थोड़ा सा देख लेना। अब बात करते हैं एस 5.0 की। ओके, एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म। ये है क्या, अभी देखते हैं। एज अ पार्ट ऑफ एनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। एनहेंस मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, किस चीज़ को बढ़ाना? एक्सेस को और सर्विस को, और उसको एक्सीलेंट करना। तो इस चीज़ के अंदर रिफॉर्म किया गया, और इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर? एस, ठीक है। द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू लेवरेज रीजनल रूरल बैंक्स। कि भाई जो रीजनल रूरल बैंक्स है, आरआरबीज हैं, इनको क्या करा जाए, इनकी सर्विस और इनके जो एक्सेस है उसको एनहेंस किया जाए, और इनकी जो सर्विस है उनको और एक्सीलेंट बनाया जाए, ठीक है। तो एस का जो मैटर है वो किससे रिलेटेड है? अब की बार आरआरबी से, जो रूरल बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। किसके द्वारा ये अंडरटेकन किया गया है? सेंटर के द्वारा किया गया है। रूरल बैंक विल बी लुक्ड आस्क टू लुक बियॉन्ड क्रॉप लोन। देखो अभी तक किए कि रूरल बैंक्स क्या क्या कौन से लोन देते थे? खेतीबाड़ी से रिलेटेड जो ग्रामीण बैंक होते थे ये हमको लोन देते थे, लेकिन अभी आने वाले टाइम के अंदर ये हमको ट्रैक्टर्स के लिए भी, स्मॉल छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी, जो गांव के एरियाज उनके अंदर, एजुकेशन के लिए भी, और हाउसिंग लोन भी हमको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। द सेंटर इज़ वर्किंग ऑन अ प्रपोजल टू रेज द गारंटी लिमिट फॉर एजुकेशनल लोन। कि भाई जो अगर किसी को एजुकेशन लोन लेना है तो उसकी जो गारंटी लिमिट है, वो गवर्नमेंट क्या है ना, सेंटर क्या है, उसको भी बढ़ाने का सोच रहा है। कितने से कितने तक? 7.5 लाख से उसको क्या कर देना चाह रहा है? 10 लाख, ताकि वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी लोग वहाँ से पैसे ले सकें, जिससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है आरआरबीज़ की वो बढ़ जाएगी। After the 2 consecutive years of losing during COVID-19 pandemic, RRB reported a consolidated net profit of rupees 1682 करोड़ इन फिजिकल ईयर 2021। कि भाई जो 2021 का साल रहा है, कोविड पेंडेमिक के बाद में इन्होंने पहली बार 1682 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है, विद 30 आउट ऑफ 43 आरआरबीज रिपोर्टिंग नेट प्रॉफिट। कि भाई जो 43 जितने ग्रामीण बैंक है आरआरबीज है, उनमें से 30 ग्रामीण बैंकों ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे शो किया है। सिग्निफिकेंस क्या है? कि भाई सबको रूरल जो एरिया है वहाँ पे क्रेडिट लिमिट मिल जाए, है ना, एजुकेशन पे लोन मिल सकता है, छोटे मोटे बिजनेस के लिए मिल सकता है, हाउसिंग के लिए मिल सकता है, ठीक है। आस्किंग टू लैंड टुवर्ड्स एजुकेशन, हाउसिंग, स्मॉल, ये यहाँ पे वही बातें यहाँ पे जो ऊपर बताई है मैंने, वही यहाँ पे बताया गया है। व्हाट इज़ एस रिफॉर्म? ये एक तरह से जनवरी 2018 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा इसको लागू किया गया था। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। इट वाज कमीशन थ्रू इंडियन बैंक्स। कि भाई जो इसका कमीशन है वो किसके द्वारा किया गया था? इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। और ऑथराइज किसके द्वारा किया गया था? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा। इट एम्स टू फोस्टर न्यू एज रिफॉर्म इन पीएसबी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर एक नई रिफॉर्म लाने की यहाँ पे बात की गई थी, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी एसेट क्वालिटी और कस्टमर सर्विस और डिजिटल कैपेबिलिटीज़ एनहेंस हो, बढ़ जाएँ, अच्छी हो जाएँ। तो ये है ना, धीरे धीरे अपने क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलता रहे, ठीक है। सबसे पहले लागू क्या हुआ? एस 1.0, ठीक है। इसके अंदर क्या काम किया गया? सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे इनकी परफॉर्मेंस को अच्छा सुधारा गया, ठीक है। और जो एनपीएस थे इनके अंदर ट्रांसपेरेबिलिटी लेके आए गए,
ठीक है, कि भाई इनके अंदर भी सुधार हो। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो एक टाइम पे जो अपना पैसा है, मान लो अगर मैंने किसी बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, और मैं वो चुका नहीं पा रहा, एक टाइम लिमिट होती है कि भाई 1 महीने के अंदर नहीं चुका पाया तो उसको क्या बोलेंगे, 2 महीने के अंदर नहीं तो फिर एक ऐसा टाइम होता है कि भाई मैं उस चीज़ को चुकाने के लायक नहीं रहूँगा, ठीक है, एक तरह से मैं उनका क्या बन जाऊँगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाऊँगा, कि भाई मैं उनको कोई भी किसी भी तरह का उनका पैसा लेके भाग गया, डूब गया, अब उनका पैसा मेरे अंदर डूब गया, इनका पैसा नहीं आने वाला है, तो मेरे को ये क्या घोषित कर देंगे कि भाई ये बंदा एनपीए है, या फिर जो भी मेरी जगह है, जो भी मेरा कारोबार है, वो क्या बन जाएगा, इनके लिए एनपीए बन जाएगा। एस 2.0 ये बिल्ड किया गया था किसकी फाउंडेशन पे? 1.0 की, ठीक है। इसके अंदर क्या बात करी गई थी? 6 थीम बनाए गए थे जिनके ऊपर काम किया जाएगा, लाइक, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग हो, कस्टमर का रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा हो, क्रेडिट ऑफ टेक हो, पीएसबी, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंस मेरे को तो नहीं लगता। और 3.0 के अंदर क्या करा गया था? थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, थोड़ा डिजिटल बनाया गया था, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। और 4.0 के अंदर क्या वाला बताया गया था? इट कमिट्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू टेक एनेबल्ड, सिंप्लीफाई कर दिया गया था, कोलैबोरेट कर दिया गया दूसरे बैंक के साथ में, ठीक है, और कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था कि भाई कस्टमर्स के साथ डिजिटली उनके साथ अच्छे रिलेशन हो और उनका जो काम काज है, ठीक है, वो डिजिटली किया जा सके, है ना, कि आपको बार बार बैंक के गेड़े ना मारने पड़े, चक्कर ना मारने पड़े, इसीलिए 24/7 बैंकिंग की सुविधा लागू कर दी गई। जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किया गया नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर, जो बैड बैंक्स थे उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया। बैड बैंक्स क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना प्लीज़। राइजिंग फंड्स आउटसाइड बैंकिंग सेक्टर, लेवरेजिंग फिनटेक सेंटर्स। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो अभी दोबारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है, ये क्या है? एस 5.0। Public sector bank will continue to invest in new age capabilities and deepen the ongoing reform to respond to evolve customer needs, changing competition, technology environment। कि भाई जो 5.0 है इसके अंदर क्या करा जाएगा? जो पहले से तो जो काम काज करते जा रहे हैं उनको तो अच्छा ही है, वो तो करते रहेंगे, लेकिन इस चीज़ के अंदर है ना, सर्विसेज जो हैं कस्टमर्स के लिए, या फिर जो कंपटीशन है और जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसको और एनहांस किया जाएगा, है ना, और जो फोकस किया जाएगा कि डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस और अच्छा हो, ठीक है, बैंकिंग भी अच्छी हो, ऑनलाइन सिस्टम चले, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट किया जाए, एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाए। द इनिशिएटिव विल बी अक्रॉस डाइवर्स थीम, कि भाई बिजनेस ग्रोथ अच्छा हो, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, रिस्क कम हो, कस्टमर की सर्विस अच्छी रहे, भाई जो ये प्रोवाइड करते हैं, और जो ऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग है वो इनकी बेहतर बनी रहे। ओके, अब बात करते हैं व्हाट आर द रीजनल रूरल बैंक्स। जो आरआरबी जो हम पढ़ रहे हैं ये है क्या? एक तरह से ये एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो क्या है, खेती बाड़ी के लिए और जो अदर रूरल सेक्टर्स है वहाँ पे क्या क्रेडिट देते हैं, पैसे देते हैं ब्याज पे। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे इसको स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप, ठीक है, 1975 के अंदर उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसके बाद से इसको स्टार्ट किया गया था अंडर अंडर कौन सी? रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। द फर्स्ट रूरल बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि सेटअप किया गया था, कब बनाया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। ये 75% जो इनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो प्रोवाइड करते हैं, किस में? जो एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह है इनके अंदर। इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन 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 होते हैं आरआरबीज़ के अंदर? किन किन के पैसे होते हैं? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका 50% हिस्सा होता है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है इनका कितना होता है? 15% हिस्सा होता है। फिर बात करते हैं जो स्पॉन्सर बैंक होता है इनका 35% हिस्सा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे रेशियो यहाँ पे दे रखा है। ऑब्जेक्टिव क्या बात करें कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? स्मॉल और जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं उनको पैसे दिए जाए, फैसिलिटी दी जाए, ब्याज पे पैसे दिए जाए, एग्रीकल्चर लेबरर्स को पैसे दिए जाए, जो आर्टिस्ट हैं, जो छोटे मोटे धंधे करते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, उनकी मदद की जाए, ठीक है। तो ये इनके काम है। अब बात करते हैं रशिया और इंडिया के ट्रेड के बारे में, जो अभी रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है।
अभी ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ रिलीज्ड ए डाटा शोइंग दैट इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद रशिया हैज़ शोड टू एन ऑल टाइम हाई, कि भाई जो 2022-23 के अंदर कितना चला गया, 18,229 USD मिलियन का हमने क्या कराया, व्यापार किया है। ठीक है, ओवरव्यू के अंदर देखें तो 2021-22 के अंदर तो 13,124 का, और 2020-21 के अंदर कितना था, 8,141 मिलियन डॉलर का, है ना। और कोविड के टाइम से पहले 2019-20 के अंदर 10,000 का, और उसके बाद जब कोविड स्टार्ट हो गया था तब आपने देख ही लिया ये कितना कम ज़्यादा होता रहा था। अभी क्या है ना, रसिया रिसेंट में इंडिया का 7th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, बन गया है, जो कि पहले 25th पोजीशन पे था। जो टॉप की पोजीशन पे कौन कौन है? US, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, इराक, इंडोनेशिया। ये टॉप की 6 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत सबसे ज़्यादा मात्रा में व्यापार करता है। आउट ऑफ 18,229 मिलियन डॉलर का जो व्यापार हुआ है उसके अंदर हमने है ना 17,236 मिलियन डॉलर की चीज़ें रसिया से ख़रीदी हैं, और इनको बेचा कितना है? केवल 992 मिलियन डॉलर का जो सामान है हमने इनको बेचा है। इस तरह से जो हमारा ट्रेड है ना वो नेगेटिव में चला गया है, मतलब हमने चीज़ें बेची कम है, उनसे ख़रीदी ज़्यादा है ना। तो ये जो नेगेटिव ट्रेड है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता किसी भी कंट्री के लिए। तो हमको इसीलिए जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो इसी चीज़ से उभरने के लिए हमको हेल्प करता है, और इसीलिए गवर्नमेंट उस पर इतना सा ज़्यादा क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है। ड्राइवर्स क्या क्या हैं ये आप थोड़ा सा देख लेना कि भाई जो इंडिया का जो ट्रेड है अभी वो 500% इंक्रीज़ हो गया लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। पेट्रोलियम और ऑयल्स जो फ्यूल आइटम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर कितना है, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है वहाँ से, रसिया से करीबन 84%। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स और जो फ्यूल्स ये टोटल कितना अकाउंट करते हैं, 91% अकाउंट करते हैं भाई फ्यूल और फर्टिलाइज़र्स के अंदर ही। 91% हम क्या करते हैं वहाँ से इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। और सेकंड जो देखो, पहले तो सीधी सी बात है पेट्रोलियम ऑयल और जो फ्यूल आइटम है वो हम वहाँ से परचेज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ से हम क्या परचेज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया और रसिया के रिलेशन कैसे हैं, इंडो रसियन रिलेशन। अब हिस्ट्री की बात करें तो जो कोल्ड वार है उस टाइम पे क्या है ना, इंडिया और सोवियत यूनियन के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। मिलिट्री, स्ट्रेटजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। जैसे डिसोल्यूशन हुआ सोवियत यूनियन, है ना, उसके टुकड़े हुए, तो जो रसिया है उसके जो रिलेशन इंडिया के साथ में वो भी काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन धीरे धीरे है ना वो रिलेशन ख़त्म होते रहे। क्यों? क्योंकि जो रसिया वो किसके करीब आने लग गया, चाइना और पाकिस्तान के, जिसके बाद से इंडिया और रसिया के अंदर थोड़े से क्या है जो रिलेशन है गड़बड़ा गए। अब पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो रसिया ने जो अपना हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन है, जो अवार्ड है, वो किसको दिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। द ऑर्डर वॉज प्रेजेंटेड टू PM फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर बिटवीन रसिया एंड इंडिया। कि भाई नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इंडिया और रशिया के काफ़ी अच्छे पॉलिटिकल रिलेशनशिप बढ़े हैं। ठीक है, इस वजह से उनको क्या है ना, ये उनका जो हाईएस्ट अवार्ड है स्टेट डेकोरेशन है, ये उनको दिया गया था। और साथ ही साथ में वो ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल ऑपरेशन, इन तरह की जो ये कमीशन है इसके अंदर भी एनुअली मीट करते रहते, मिलते रहते हैं, और इनके ऊपर आगे बढ़ावा दिया जाता है कामकाज पे। ट्रेड रिलेशन देखे जाए तो जो इनका बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो कि 50 बिलियन है, और जो बायलेटरल ट्रेड टू USD 30 बिलियन बाई, मतलब 50 बिलियन, एक मिनट, द टू कंट्रीज इंटेंडेड टू इंक्रीज। देखो 2025 तक जो फ़िलहाल जो 30 बिलियन है ना उसको बढ़ा के कितना तक ले जाने की कोशिश चल रही है कि 50 बिलियन तक हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है उसको ले जाया जाए। डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशन के बारे में बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलके कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, इंदिरा एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, जो मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं इंडिया और रशिया के बीच में, ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल रसिया के साथ मिलके हमने बनाई है। 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, न्यूक्लियर रिलेशन की बात करें तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी रशिया और इंडिया की जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है वो दोनों मिलके इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
बोथ इंडिया एंड रशिया आर इम्प्लीमेंटिंग रूपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है, बांग्लादेश के अंदर है। दोनों देश मिलके उसको मना रहे हैं। अब इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप अच्छे क्यों होने चाहिए, ताकि चाइना के साथ बैलेंस हो सके, है ना। लद्दाख के अंदर हमारी चाइना के साथ में काफ़ी खिंचती रहती है, और उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल रखने के लिए रशिया आ जाता है फिर बीच में अध्यक्षता करने के लिए, ठीक है, कि भाई इन दोनों देशों के हम है ना रिलेशन को अच्छा कर सके। तो वहाँ पे भी ये काफ़ी बड़ी हेल्प करता है। और एक इकोनॉमिक सेंटर में यहाँ पे आप देख लेना, इतना कुछ है सच मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लगता तो है बट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। और यहाँ पे भी देख लेना। हाँ, मिलिट्री एक्सपोर्ट की बात करें तो रशिया हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्ट टू इंडिया। इंडिया सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है हमारे, ठीक है, वो खरीदता है रशिया से। इवन रशिया शेयर इन इंडियाज आर्म एक्सपोर्ट फेल ओवर 50% इन लास्ट 5 ईयर्स कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। कि भाई जो अभी के जो लास्ट 5 साल है ना, उसमें जो आर्म्स का जो डील है वो काफ़ी गिर गई है। और ऐसा क्यों, क्योंकि हम है ना अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं किसके ऊपर, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हम इंडिया के अंदर ही उन चीज़ों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वजह से हमारी जो जो आर्म्स और वेपन का जो ट्रेड है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। और ये कौन बताता है, ये बताता है जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ये पता चलता है कि भारत अब इस चीज़ के अंदर काफ़ी कम इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कीजिएगा। कोई भी सुझाव हो, कुछ भी हो, कोई गलती लगी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और इसकी PDF आपको कहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पेज के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।